नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जातियों का पता अमीरी गरीबी में भी पता चल जाता है। देश में आबादी के हिसाब से कम ऊंची जातियों का संपत्ति में दबदबा है। भारत में कुल अरबपतियों की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति के लोगों का है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के शोधकर्ताओं द्वारा बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 में अनुसूचित जाति यानी एससी के लोगों की हिस्सेदारी 2.6% थी, जबकि उच्च जाति के लोगों की हिस्सेदारी 88.4% थी और ओबीसी की हिस्सेदारी 9% थी। ओबीसी की संपत्ति में गिरावट आई है, जबकि तथाकथित ऊंची जातियों की संपत्ति में बढ़ावा हुआ है, जबकि आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं आदिवासी समुदाय से कोई अरबपति है ही नहीं। वहीं एनएसएसओ के एक सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 41% है, एससी वर्ग की आबादी लगभग 20% है, एसटी वर्ग की आबादी लगभग 9% और अन्य वर्गों की आबादी 30% है। हालांकि आबादी और अधिक हो सकती है। कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, जहां ओबीसी की आबादी 63% थी। चुनाव में भी राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे कि उनकी सरकार आई तो देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। रिसर्च में शामिल एक नाम पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनमोल सोमांची का है। सोमांची कहते हैं कि इस रिसर्च से ये पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में नए जो अरबपति बने हैं वो बड़ी संख्या में ऊंची जातियों के हैं। सोमांची कहते हैं कि जाति शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक नेटवर्क को तय करती है। दलितों को देश के कई इलाकों में जमीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता है और इसका असर उनकी आर्थिक तरक्की पर पड़ता है। बता दें, साल 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जेएनयू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के द्वारा 2 साल तक किए गए अध्ययन के बाद ये बताया गया था कि देश की ऊंची जातियों के हिंदुओं, जिनकी आबादी लगभग 22% है, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 41% हिस्सा है और ये सबसे अमीर वर्ग है, जबकि 7.8% हिंदू आदिवासियों के पास सिर्फ 3.7% संपत्ति है। अडानी ग्रुप लगातार नए नए क्षेत्रों में उड़ान भर रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को भूटान में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट के निर्माण के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। रविवार को गौतम अडानी ने थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज करते हुए एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में संशोधित किया गया है, क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ने से हिंसक और उदास नागरिक पैदा हो सकते हैं। सकलानी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई हटाए गए बदलावों के साथ नई पाठ्यपुस्तकें बाजार में आई हैं। संशोधित कक्षा 12 में राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनसीईआरटी चीफ गुजरात दंगों को पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर मूर्ख दलील दे रहे हैं। इस हिसाब से तो युद्ध, आंदोलन, महासंग्रामों के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग हिंसक हो जाएंगे। बच्चे क्या सीखते हैं ये निर्भर करता है कि आप हिंसा का महिमा मंडन करते हैं या उसकी निंदा करते हैं। अजित पवार की एनसीपी के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का दर्द छलक कर बाहर आ गया है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को अवसर दिया गया। अब भुजबल ने कहा है कि 6 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब भी उन्हें मायूस होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने शाखा प्रमुख बनवाया वो भी अब सांसद बन गए, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। एनसीपी नेता भुजबल ने कहा कि राज्यसभा जाने की उनकी दिलचस्पी तभी हो गई थी जब 6 साल पहले प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजा गया। मैंने सोचा कि समय आने पर हम बात करेंगे, लेकिन पार्टी ने किसी और को भेजने का फैसला किया। इस खबर को ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और कई राज्यों में विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर ईवीएम का जिन्न जाग उठा है। दरअसल विदेश में भी ईवीएम के जरिए चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी ईवीएम पर कहा है कि किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी ने उनको भी टैग करते हुए लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। केंद्रीय मंत्री और केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई पेश की है। गोपी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से हैं, मैं उन्हें आज़ादी के बाद उनके मरने तक भारत का वास्तविक आर्किटेक्ट कहने से पीछे नहीं हट सकता। बता दें, केरल से भाजपा के पहले सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताया था। सुरेश गोपी के बयान को ट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कैबिनेट में बैठे उस पहले एक्टर को इस दूसरे एक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मराठा आरक्षण पर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रति एक और समुदाय का विरोध बढ़ रहा है। ओबीसी समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति को चेतावनी जारी की है कि ओबीसी आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का आगामी विधानसभा चुनावों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सांगली से पूर्व भाजपा विधायक और ओबीसी बहुजन पार्टी के संस्थापक प्रकाश शेंडगे ने 16 जून को कहा कि केवल वो लोग इस राज्य पर शासन करेंगे जो ओबीसी कल्याण के लिए काम करेंगे। अगर सरकार मराठों को ओबीसी आरक्षण के तहत रखने वाली सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की हिम्मत करती है तो हम आगामी चुनावों में उन्हें नीचे गिरा देंगे। खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप झेल रहे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। गुप्ता को पिछले साल अमेरिका की सरकार के अनुरोध पर चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। उम्मीद है कि उन्हें न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार को कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन कोलकाता के सियालदह स्टेशन जा रही थी और सिलीगुड़ी के रंगापानी क्षेत्र में एक मालगाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। अब तक 15 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है और हादसे में 60 लोगों के घायल होने की खबर है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।